नमस्कार दोस्तों, द तर्कवाद शो के एक और नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो के अंदर, आज के शो के अंदर दोस्तों सबसे पहले कवर करेंगे शर्मिष्ठा पैलोनी के उस विवाद को, जिसके अंदर शर्मिष्ठा पैलोनी ने अपने वीडियोस के जरिए कुछ सवाल पूछे थे भारत के मुसलमानों से, लेकिन उसका वास्तविकता में क्या जवाब है, आखिर भारत का मुसलमान एक क्यों नहीं है, हिंदुओं के साथ साथ क्यों नहीं खड़ा रहता, उसका जवाब दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर दूंगा। दूसरी खबर दोस्तों अपन कवर करेंगे कि आखिर किस तरीके से यूक्रेन ने पूरे रशिया के अंदर एक बहुत बड़ा ड्रोन अटैक करा है, और ये ड्रोन अटैक कोई रशिया के बॉर्डरिंग रीजन्स के अंदर नहीं किया है, ये रशिया के अंदर तक जाकर करा है, यानी कि बॉर्डर से कई किलोमीटर अंदर तक यूक्रेन के ड्रोन्स गए और उन्होंने आखिर इस तरीके से अटैक क्या कर दिया और रशिया को क्या क्या नुकसान हुआ इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों आखिरी खबर करेंगे कि आखिर किस तरीके से कोविड भारत के अंदर खतरनाक तरीके से पैर फैला रहा है और उसके रिगार्डिंग अपन बात करेंगे। लेकिन दोस्तों सबसे पहले चलते हैं शर्मिष्ठा पर। शर्मिष्ठा दोस्तों कौन है? शर्मिष्ठा 22 साल की एक लड़की है जो पुणे के अंदर रह रही थी, पुणे महाराष्ट्र के अंदर रह रही थी, और दोस्तों वो सोशल मीडिया के ऊपर कई चीज़ें डालती रहती थी। सोशल मीडिया के ऊपर बताया जा रहा है उसके 1,75,000 फॉलोअर्स थे। जब पहलगाम का मुद्दा हुआ था तब खूब सारे पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर्स अलग अलग वीडियोस बना रहे थे और पाकिस्तान के पक्ष में बात कर रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद में शर्मिष्ठा पैलोनी ने कुछ वीडियोस बनाई थी, जिन वीडियोस के अंदर शर्मिष्ठा पैलोनी ने भारत के अंदर मौजूद जो खान लॉबी है बॉलीवुड के अंदर उससे सवाल कर रही थी। भारत के अंदर जो दिखावा चलता है धर्मनिरपेक्षता को लेकर उस पर सवाल कर रही थी, और भारत के अंदर मौजूद जो मुसलमान है, जो हर मुसलमान, क्योंकि मैं कुछ मुसलमानों की बात नहीं कर रहा, यहाँ पर शर्मिष्ठा पैलोनी ने सभी मुसलमानों की बात कही थी और कहा था कि आखिर भारत के सभी मुसलमान एक क्यों नहीं होते जब भी हिंदुओं के ऊपर खतरा मंडराता है। तो ये करके इन्होंने शर्मिष्ठा पैलोनी ने दोस्तों सवाल किया था, और इस वीडियो के अंदर कुछ वीडियोस के अंदर ऐसा भी था कि शर्मिष्ठा पैलोनी ने पैगंबर मोहम्मद के ऊपर कुछ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। लेकिन दोस्तों इससे रिगार्डिंग जब ये मुद्दा उठता है सोशल मीडिया के ऊपर, इसको आउटरीच मिलती है खतरनाक तरीके से, तब ये शर्मिष्ठा पैलोनी इस वीडियो को डिलीट कर देती है और एक पब्लिक अपॉलॉजी भी मांग लेती है सोशल मीडिया पर। पब्लिक अपॉलॉजी मानने के बाद दोस्तों ये मुद्दा शांत हो जाना चाहिए था, लेकिन कई मुस्लिम पक्ष ऐसा करते हैं, भारत के अलग अलग रीजन के अंदर शर्मिष्ठा के ऊपर केस दर्ज कर देते हैं, और शर्मिष्ठा को दोस्तों फिर कोलकाता पुलिस कब 28 मई 2025 को कोलकाता पुलिस उनके हरियाणा के गुरुग्राम वाले घर से उठा लेती है और उनको कोलकाता ले जाती है, और कोलकाता का हाईकोर्ट दोस्तों अब शर्मिष्ठा को 14 दिन के जुडिशियल कस्टडी के अंदर भेज चुका है। दोस्तों इसमें क्या सवाल खड़ा हो रहा है? इसमें ये सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर किस तरीके से शर्मिष्ठा पैलोनी ने भारत के अंदर किस तरीके से वीडियो बनाई और उसके ऊपर एक बड़ा विवाद हो गया। अगर अपन पॉलिटिकल आउटरीच को देखें तो दोस्तों देखने को मिलता है पश्चिम बंगाल के अंदर जो लीडर ऑफ अपोजिशन है बीजेपी के नेता शुवेंदु अधिकारी ने यहाँ पर टीएमसी यानी कि ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस पर यह आरोप लगाया और कहा कि ममता बनर्जी की जो पार्टी है वो तुष्टीकरण राजनीति कर रही है, तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, और इस तरीके से उन्होंने आरोप लगाया। इसी के साथ ही बीजेपी के आईटी सेल ने हैशटैग रिलीज शर्मिष्ठा के नाम से एक ट्रेंड चलाया, जो कि संडे को काफ़ी ट्रेंड कर रहा था, सैटरडे की शाम को भी काफ़ी ट्रेंड कर रहा था। लेकिन अगर अपन चले टीएमसी के स्टैंड के ऊपर, तो टीएमसी कह रही है कि पश्चिम बंगाल के अंदर टीएमसी बिल्कुल भी ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो गलत इस्तेमाल है इसको नहीं सहेगी, और उन्होंने कहा कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि टीएमसी कह रही है कि कोई भी फ्रीडम ऑफ स्पीच का गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों ये टीएमसी तब कहाँ गायब हो जाती है जब कुणाल कामरा फ्रीडम ऑफ स्पीच का गलत इस्तेमाल करते हैं और खतरनाक तरीके से एक पॉलिटिकल डिबेट महाराष्ट्र के अंदर खड़ी कर देते हैं। तब टीएमसी कहाँ थी, लेकिन अब टीएमसी अचानक से सामने आ जाती। इस बीच ये भी बात भी उठ रही है कि आखिर टीएमसी यानी कि ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल की पुलिस तब कहाँ थी जब पश्चिम बंगाल के अंदर कोलकाता के अंदर एक महिला मेडिकल नर्स का रेप हो जाता है, और पश्चिम बंगाल की पुलिस तब कहाँ थी जब संदेश खाली के अंदर आरोपियों को गिरफ्तार करना था। पश्चिम बंगाल की पुलिस गायब हो जाती है और तब सामने अचानक से आके खड़ी हो जाती है जब किसी हिंदू लड़की को गिरफ्तार करना होता है, और पश्चिम बंगाल की पुलिस तब कहाँ गायब हो जाती है जब पश्चिम बंगाल के अंदर हिंदू की यात्राओं पर, हिंदू धर्म की यात्राओं के ऊपर जब पथराव होते हैं, उन पथरावों को पश्चिम बंगाल की पुलिस तो रोक नहीं पाती, लेकिन एक 22 साल की लड़की को गिरफ्तार करना होता है तो फट पश्चिम बंगाल की पुलिस कर लेती है। इसके बाद दोस्तों पवन कल्याण जो कि आंध्र प्रदेश के नेता हैं और जनसेना पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं, काफ़ी फेमस है साउथ इंडिया के अंदर और नॉर्थ इंडिया के अंदर भी, उन्होंने भी शर्मिष्ठा के ऊपर समर्थन जताया और कहा कि पूरा देश देख रहा है कि आखिर शर्मिष्ठा के साथ जो हो रहा है उसको पूरा देश देख रहा है। लेकिन दोस्तों
अब वर्ल्ड लेवल पर भी इसको आउटरीच मिल चुका है। डच के एक एमपी जिनका नाम है गीट विल्डर्स, उन्होंने ट्वीट करा और कहा ऑल आइज ऑन शर्मिष्ठा, और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शर्मिष्ठा की मदद करें और इस मामले के अंदर इन्वॉल्व हो जाए। अगर दोस्तों ये जो डच के एमपी इनकी मैं बात बताऊं तो डच के एमपी गीट विल्डर्स, इनका एक पुराना रुतबा रहा है, ये हमेशा लेफ्टिस्ट के अगेंस्ट में रहते हैं। जो इस्लामिक रेडिकलाइजेशन सोच है, विचारधारा यानी कि कट्टर इस्लामिक सोच है, उसके खिलाफ हमेशा खड़े रहते हैं और यहाँ पर भी इन्होंने यही जताया है कि वो शर्मिष्ठा के साथ खड़े हैं। लेकिन दोस्तों इस बीच सवाल क्या होता है, सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर भारत का मुसलमान भारत के हिंदुओं के साथ क्यों नहीं खड़ा। आप कहेंगे कि भारत का मुसलमान भारत के हिंदुओं के साथ तो खड़ा है, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं। लेकिन दोस्तों शर्मिष्ठा का ये कहना था कि आखिर भारत के सभी मुसलमान जिसके अंदर बॉलीवुड के खान आते हैं, वो आखिर भारत के हिंदुओं के साथ पहलगाम के मुद्दे पर, ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पर क्यों नहीं खड़े थे। आखिर उन्होंने इन चीज़ों के ऊपर क्यों पाकिस्तान को क्रिटिसाइज नहीं करा, आखिर उन्होंने क्यों ऑपरेशन सिंदूर का तारीफ नहीं करी, ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ नहीं करी। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपके लिए एक जवाब लेकर आया हूं और वो जवाब है कि भारत का जितने भी मुसलमान रहे हैं भारत के अंदर, ये कभी भी भारत के हिंदुओं के साथ एक रहे ही नहीं है। अगर अपन बात आज़ादी की लड़ाई से करें, चाहे बात आज़ादी की लड़ाई की हो, चाहे बात पार्टीशन की हो, चाहे बात पहलगाम की हो, भारत का मुसलमान कभी भी भारत के हिंदुओं के साथ खड़ा ही नहीं हुआ है। और मैं यहाँ बात कर रहा हूँ भारत के सभी मुसलमानों की, कुछ मुसलमानों की नहीं, कुछ के अंदर तो ओवैसी आ जाएंगे, लेकिन सभी मुसलमान के अंदर बॉलीवुड के खान भी आएंगे और हर वो मुसलमान आएगा जो इस वक्त शर्मिष्ठा के ऊपर FIR दर्ज करा रहा है। लेकिन दोस्तों अगर अपन आगे बढ़े तो ये देखने को मिलता है कि आखिर बात कब की हो, यानी कि पुरानी बात हो या फिर आज की बात हो, कभी भारत के मुसलमानों ने भारत के हिंदुओं का साथ नहीं दिया। और मैं अब आपको लेकर आना चाहता हूं 1906 के अंदर, दोस्तों 1905 के अंदर लेकर आना चाहता हूं। 1905 के अंदर अंग्रेज़ क्या करते हैं, अंग्रेज़ ईस्ट बंगाल को और वेस्ट बंगाल को अलग कर देते हैं। जहां ईस्ट बंगाल के अंदर दोस्तों अंग्रेज़ रख देते हैं मुसलमानों को और वेस्ट बंगाल के अंदर रख देते हैं हिंदुओं को। इस दौरान दोस्तों क्या होना चाहिए, इस दौरान ये होना चाहिए था कि ईस्ट बंगाल के जो मुसलमान हैं और वेस्ट बंगाल के जो हिंदू हैं, इनको सबको एक होना चाहिए था और इस पार्टीशन का विरोध करना चाहिए था। लेकिन दोस्तों पार्टीशन का विरोध सिर्फ और सिर्फ वेस्ट बंगाल के हिंदुओं ने किया था और ईस्ट बंगाल के मुसलमान इससे खुश थे। यानी कि जब बंटवारा किया गया था पहली बार 1905 के अंदर ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल के अंदर, तब भारत के जो मुसलमान जो ईस्ट बंगाल के अंदर थे वो खुश थे और इस बंटवारे से बड़े खुश थे और उनको बड़ा मजा आ रहा था। लेकिन वेस्ट बंगाल के हिंदुओं ने इस चीज़ का विरोध किया था और बाद में 1911 के अंदर दोस्तों यानी कि 1911 के अंदर इस पार्टीशन को रद्द कर दिया गया और ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल को दोबारा मर्ज कर दिया गया। लेकिन दोस्तों इस बीच 1906 के अंदर मुस्लिम लीग जन्म ले लेती है और मुस्लिम लीग कहती है कि भारत के अंदर जितने भी मुसलमान हैं उनका ठेकेदार कौन है, वो है मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग को लेड कर रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना और मोहम्मद अली जिन्ना का सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि वो भारत के प्रधानमंत्री बन जाए, अब चाहे उनको इसके लिए धार्मिक कट्टरता को फैलाना ही क्यों ना पड़े। इस बीच दोस्तों क्या होता है, इस बीच दोस्तों साल आ जाता है 1909 के अंदर अंग्रेज एक और नई चाल चलते हैं, क्योंकि अंग्रेजों को पता चल चुका था कि हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में एकता नहीं रह सकती। जहां पर मुसलमान ही एक माइनस पॉइंट पे हैं, यानी कि मुसलमानों को ही भड़काया जा सकता है, वहां अंग्रेजों ने दोस्तों मुस्लिम लीग को और चुपचाप तरीके से सपोर्ट करा और 1909 के अंदर मुस्लिमों के लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम लेकर आ गए जिसको आप मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं। अब दोस्तों 1909 के अंदर इस रिफॉर्म में क्या था, यानी कि सेपरेट इलेक्टोरेट रिफॉर्म के अंदर इस इंट्रोडक्शन के अंदर क्या था, इसके अंदर ये था कि भारत के अंदर जहाँ जहाँ मुस्लिम डोमिनेटिंग सीट्स हैं वहाँ मुस्लिम लीग अच्छे से चुनाव लड़ेगी और वहाँ कांग्रेस को थोड़ी बहुत अपनी कटौती करनी पड़ेगी। दोस्तों जब 1916 के अंदर ये चीज़ उठती है खतरनाक तरीके से और कांग्रेस इस चीज़ का विरोध करती है और मुस्लिम लीग भी इस चीज़ का समर्थन कर रही होती है, क्योंकि मुस्लिम लीग के ये चीज़ फेवर में थी और कांग्रेस के ये चीज़ विरोध में थी, तो कांग्रेस इस चीज़ का विरोध कर रही थी और कांग्रेस मुस्लिम लीग को यही कह रही थी कि आप कृपा करके अभी एक हो जाइए, ऐसी चीज़ों की डिमांड मत कीजिए, पहले अपनों को आज़ाद होने दीजिए, पहले भारत को आज़ादी मिलने दीजिए। लेकिन दोस्तों मुस्लिम लीग क्या यहाँ पर कांग्रेस का समर्थन कर देता है? क्या मुस्लिम लीग उस चीज़ का समर्थन कर देता है जिससे भारत को आज़ादी मिलती हो? नहीं दोस्तों, मुस्लिम लीग ऐसा नहीं करता। मुस्लिम लीग कहता है कि नहीं, हमें तो ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम आया है इसको हमें स्वीकारना है और ये हमें चाहिए। 1916 के अंदर दोस्तों कांग्रेस के पास
कोई चारा नहीं था और लखनऊ पैक्ट साइन हो जाता है। लखनऊ पैक्ट होता है 1916 के अंदर, जहाँ पर कांग्रेस झुक जाती है मुस्लिम लीग के सामने और कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग को खुश करने के लिए इस इंट्रोड्यूस को, ये जो इलेक्टोरेट नया इलेक्टोरेट आया था, इसको एक्सेप्ट कर लेती है और यही सबसे बड़ा ब्लंडर हो जाता है। उस ब्लंडर के अंदर दोस्तों सबसे खतरनाक चीज़ यही होती है कि कुछ मुस्लिम सीटों के ऊपर मुस्लिम लीग ही लड़ेगी और कांग्रेस वहाँ पर नहीं लड़ेगी। लेकिन दोस्तों 1930 के अंदर क्या होता है, 1930 के अंदर यही होता है दोस्तों कि धीरे धीरे कर पाकिस्तान की मांग शुरू हो जाती है, यानी कि मुसलमानों के, भारत के अंदर रह रहे मुसलमानों के लिए एक सेपरेट देश की, एक दूसरे देश की मांग शुरू हो जाती है, जिसका साथ में लेकर मुस्लिम लीग चलना सोचती है। लेकिन 1933 के अंदर और 1937 के अंदर कुछ नई चीज़ हो जाती है। 1933 के अंदर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहे चौधरी रहमत अली पाकिस्तान का नाम दे देते हैं और कहते हैं कि अगर भारतीय मुसलमानों का कोई नया देश बनना चाहिए तो वो पाकिस्तान बनना चाहिए, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मुसलमान रहेंगे और उसका धर्म इस्लाम होगा। इसके साथ साथ 1937 के अंदर चुनाव होते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर मुस्लिम लीग को खतरनाक हार का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उस दौरान सिर्फ और सिर्फ चीज़ें असमंजस में थी, यानी कि कुछ कंफर्म नहीं था कि आखिर मुसलमानों को उनका दूसरा देश मिलेगा या नहीं मिलेगा और उसका नाम पाकिस्तान रहेगा या नहीं रहेगा। इसलिए 1937 के अंदर जब चुनाव होते हैं तब मुस्लिम लीग अपनी ही मुस्लिम रिजर्व्ड सीट्स के ऊपर खराब प्रदर्शन कर देती है। लेकिन 1940 के अंदर मोहम्मद अली जिन्ना एक खतरनाक चीज़ लेकर आते हैं और 1940 के अंदर मोहम्मद अली जिन्ना लाहौर रिजोल्यूशन रखते हैं, जहां पर मुस्लिम लीग ऑफिशियली अनाउंस कर देती है कि अगर मुस्लिम लीग पावर में आएगी तो मुस्लिम लीग भारत से अलग हो जाएगी, यानी कि भारत के मुसलमानों से अलग, भारत के मुसलमानों को लेकर अलग हो जाएगी, एक नया देश बना लेगी जिसका नाम होगा पाकिस्तान। और उसका असर होता है मुसलमानों की उन सीटों पर जहां 1945 के अंदर दोस्तों मुस्लिम लीग को खतरनाक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है और 1945 के प्रोविंशियल इलेक्शंस के अंदर मुस्लिम लीग खतरनाक तरीके से जीत कर सामने आती है। सभी के सभी मुस्लिम रिजर्व्ड सीट्स के ऊपर मुस्लिम लीग जीत जाती है। और यहाँ पर दोस्तों आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको ये देखने को मिलेगा कि जब जब भारत के बंटवारे की बात हुई है, जब जब मुसलमानों ने अपने आपको भारत के हिंदुओं से और भारत से ऊपर रखने का सोचा है, तब तक मुसलमान एक हुए हैं। कभी भी मुसलमान हिंदुओं के साथ एक हुए ही नहीं है और ये भारत का इतिहास है। इसके साथ साथ 1945 के अंदर मुस्लिम लीग खतरनाक तरीके से बन जाती है और खतरनाक तरीके से आगे बढ़ने की सोचती है। लेकिन पावर ट्रांसफर करने का जब दोस्तों समय आता है तब खतरनाक चीज़ें सामने सामने हो जाती है, क्योंकि जनरल इलेक्शंस के अंदर कांग्रेस का खतरनाक अच्छा प्रदर्शन था और मुस्लिम लीग का सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम रिजर्व्ड सीट्स के ऊपर अच्छा प्रदर्शन था। तो दोस्तों जब अंग्रेज पावर ट्रांसफर करने की सोचते हैं तब कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही अलग अलग चीज़ों पर नकार देती है। इसके बाद में मुस्लिम लीग 16 अगस्त 1946 के अंदर खतरनाक तरीके से दंगे शुरू कर देती है और पूरे भारत के अंदर अलग अलग जगह दंगे होते हैं, जहां पर भारत का मुसलमान भारत के हिंदुओं को मार रहा था और हिंदुओं और मुसलमानों के बीच खतरनाक तरीके से दंगे हो जाते हैं और इन दंगों को दोस्तों सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग ही बढ़ा रही थी। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, इसके बाद यही होता है कि 1947 का साल आ जाता है, अंग्रेज परेशान हो जाते हैं और अंग्रेज़ों को परेशानी में आकर अब मुसलमानों को नया देश देना ही पड़ता है जिसका नाम होता है पाकिस्तान, और ऐसे करके भारत का बंटवारा हो जाता है। तो भारत का अगर बंटवारा होता है तो इसके अंदर किसका सबसे बड़ा रोल था, आपको यही पढ़ाया गया होगा कि इसके अंदर सबसे बड़ा रोल अंग्रेज़ों का था। लेकिन दोस्तों अंग्रेज़ों को तो सिर्फ और सिर्फ चिंगारी लगानी थी, बल्कि अंग्रेज़ों को चिंगारी लगाने से पहले आग का पता चल चुका था और वो आग थी भारत का मुसलमान। उनको पता चल चुका था कि भारत का मुसलमान किसी भी मुद्दे पर भारत के हिंदुओं के साथ खड़ा नहीं रहेगा, चाहे वो मुद्दा आज़ादी का हो, चाहे आज़ादी के लिए लड़ने का हो, चाहे पार्टीशन का हो। और अब तो अंग्रेज़ों को या फिर पाकिस्तानियों को सबको ये पता चल चुका है कि भारत का मुसलमान पहलगाम के मुद्दे पर भी एक नहीं हो सकता और यही देखने को मिल रहा है। आखिर आपको इस पूरे इतिहास से क्या समझ आया, आपको यही समझ आया है कि भारत का मुसलमान कभी भी भारत के हिंदुओं के साथ खड़ा ही नहीं रह सकता और भारत के मुसलमानों से एकता की बात तो क्या, एकता का सपना भी सोचना बड़ा ही असंभव है। इसका उदाहरण B.R. अम्बेडकर ने अपनी एक किताब पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया 1945 के अंदर दिया था, जिसके पेज 251 के अंदर B.R. अम्बेडकर खुद लिखते हैं कि जो भारत के मुसलमान हैं वो कभी भी अपने आप को भारत के प्रति ईमानदार नहीं मानेंगे। इसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि भारत का जो मुसलमान होएगा वो अपने आप को भारतीय मानने से पहले अपने आप को मुसलमान मानेगा और भारत के फ़ायदे से पहले अपनी कट्टर इस्लामिक विचारधारा का समर्थन करेगा और उसकी बात पहले सुनेगा। इसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि भारत के अंदर सच्चा मुसलमान वही है जो अपने आप को भारत से ऊपर समझे, जो भारत को अपनी मातृभूमि न माने और हिंदुओं को अपना भाई
न माने। आपको दोस्तों क्या समझ में आ रहा है? आपको यही समझ में आ रहा है कि जो शर्मिष्ठा ने सवाल करा वो एकदम ठीक था, शर्मिष्ठा ने जो पूछा वो एकदम ठीक था, और शर्मिष्ठा का जो जवाब मिलना चाहिए वो भी इतना खतरनाक है और वो इतना कड़वा है कि आखिर भारत के हिंदुओं को और भारत के मुसलमानों को ये चीज़ बिल्कुल समझ नहीं आएगी, और ना ही उनको ये सहज स्वीकार्य होगा कि भारत का मुसलमान आखिर पहलगाम के मुद्दे पर क्यों एक होएगा जब वो पार्टीशन के मुद्दे पर ही एक नहीं था। दोस्तों, आपको ये सब चीज़ें जान के अब समझ आ गया होगा कि आखिर शर्मिष्ठा का विवाद आखिर है क्या, आखिर इस विवाद की जो जड़ है वो कितनी गहरी है, और इसको काटना बिल्कुल मुश्किल है क्योंकि अब ये जड़ पक चुकी है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दूसरी खबर पर, जहां दूसरी खबर अपनों को ये बताती है कि यूक्रेन ने एक बड़े अटैक्स कर दिए हैं रशिया के अंदर, और रशिया के अंदर बहुत अलग अलग ठिकानों पर जो रशिया के मिलिट्री एयरबेस थे, और उन मिलिट्री एयरबेस पर खड़े रशिया के न्यूक्लियर स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स जो थे उनको यूक्रेन ने अपने ड्रोन से ख़त्म कर दिया है। अब दोस्तों, यूक्रेन ऐसा इसलिए कर पाया क्योंकि दोस्तों यूक्रेन ने 1.5 साल का एक बड़ा प्रयास करा, 1.5 साल की एक बड़ी प्लानिंग करी और एक ऑपरेशन सीक्रेटली लॉन्च रखा था। ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन स्पाइडर वेब, हिंदी में बताऊं तो ऑपरेशन मकड़ी का जाल। अब दोस्तों, इस ऑपरेशन के तहत यूक्रेन ने क्या करा, यूक्रेन ने सीक्रेटली ड्रोन्स उड़ाए अपने यूक्रेन के बॉर्डर से और रशिया के बॉर्डर के तरफ छोड़ दिए, यानी कि उनको लैंड करा दिया। उसके बाद में कुछ गद्दार रशिया के अंदर बैठे थे, जिस तरीके से गद्दार हमारे भारत के अंदर बैठे हैं। आपको पता होगा कि पहलगाम का मुद्दा जब से हुआ है तब से ले तक ऑपरेशन सिंदूर जब तक हुआ है तब तक दोस्तों भारत के अंदर 15 गद्दारों को गिरफ्तार किया गया है, और ये 15 गद्दार अलग अलग फील्ड से आते हैं। कोई यूट्यूबर रहा है, कोई इंडियन आर्मी के अंदर मौजूद था, कोई इंडियन नेवी के अंदर मौजूद था, कोई पुलिस रहा, तो कोई कांग्रेस का पूर्व सेक्रेटरी रहा है। इन सबको गिरफ्तार किया गया है, और इस तरीके से जो गद्दार है वो रशिया के अंदर भी मौजूद थे। तो इन रशिया के गद्दारों ने क्या करा, जो रशिया साइड यूक्रेन के ड्रोन्स प्रॉपर तरीके से सेफली लैंड कराए गए थे उनको उठाकर अपने साथ ले गए, ट्रकों में रखा और अलग अलग जगह पर ले गए। ये अलग अलग जगह वही थी जहाँ रशिया के मिलिट्री एयरबेस हैं और जहाँ पर रशिया का Tu-95 न्यूक्लियर स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स तैनात थे। दोस्तों, खतरनाक तरीके से बात ये होती है, आपकी वीडियो भी आपके सामने आ रही होगी कि किस तरीके से ड्रोन एक ट्रक के अंदर से निकलता है और जाता है उस मिलिट्री एयरबेस की ओर, मिलिट्री एयरबेस की ओर जाता है, जो रशिया के न्यूक्लियर बॉम्बर्स थे इनके ऊपर जाके फट जाता है, और इस तरीके से रशिया के ऊपर एक बड़ा प्रहार यूक्रेन ने किया था। और ये जो प्रहार था ये बड़ा ही कारगर साबित हुआ है, जिसके अंदर बताया जा रहा है कि अमेरिका की इंटेलिजेंस ने भी यूक्रेन की यहाँ पर काफ़ी मदद की है। और दोस्तों, अब बात खतरनाक यही है कि आखिर अगर पाकिस्तान कल को इस तरीके से अटैक्स को अंजाम देना चाहता है तो पाकिस्तान भी भारत के अंदर ये अटैक्स को अंजाम दे सकता है, क्योंकि भारत के अंदर भी गद्दारों की कमी नहीं है। लेकिन दोस्तों, अगर अपन बड़े आगे अगली खबर पर जहाँ ये देखने को मिलता है कि कोविड ने भारत के अंदर पैर फैला लिए हैं, तो ये पता चलता है कि कोविड एक बार फिर से निकल कर आ चुका है। कोविड का जो नया वेरिएंट है उसका नाम है NB.1.8.1। दोस्तों, ये खतरनाक तरीके से फैल रहा है। नई दिल्ली के अंदर आज सुबह मंडे की अगर मैं रिकॉर्ड बताऊं तो 47 नए केसेस आ चुके हैं, रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। सबसे ज़्यादा केसेस दोस्तों केरला से हैं, जहां पर 1435 केसेस हैं। महाराष्ट्र के अंदर 506 हैं, दिल्ली के अंदर 483 हैं, वेस्ट बंगाल के अंदर 339 है, और गुजरात के अंदर 338 हैं। दोस्तों, कोविड से रिलेटेड आगे जितनी भी जानकारी आएगी तब तक हम आपको शेयर करेंगे। इससे पहले आपको क्या करना है, आपको उन्हीं नियमों को काबू रखना है, लागू रखना है जो आप कोविड के दौरान, लॉकडाउन के दौरान लागू रख रहे थे। आपको बाहर फालतू नहीं जाना है, भीड़ भाड़े वाले इलाकों से बचना है, मास्क लगाना है, हाथों को प्रॉपर धोना है, अच्छा खाना है, अच्छा पीना है, बाहर का गंदा नहीं खाना है, तला हुआ नहीं खाना है, इन चीज़ों को अवॉइड करना है। और प्रॉपर तरीके से अगर आपको कुछ दिक्कत होती है तो प्रॉपर तरीके से अपने डॉक्टर से एडवाइस लेनी है और डॉक्टर को अप्रोच करना है। घर में खुद का इलाज नहीं करना है, और अगर आपको लगता है कि आप अपने घर में खुद का इलाज कर सकते हैं तो दोस्तों ऐसी गलती मत करिएगा, क्योंकि ऐसा खतरनाक भी साबित हो सकता है। अगर कोविड आपको लगता है कि मेरे हो रहा है तो आपको प्रॉपर तरीके से आके उसकी जांच करानी चाहिए, और आजू बाजू जो लोग हैं उनको सेफ रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप जांच नहीं कराएंगे, आप आजू बाजू लोगों को संक्रमित कर देंगे तो बड़ा ही खतरनाक साबित हो सकता है। और दोस्तों, इससे रिगार्डिंग आगे जितनी भी खबर आती है हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। तर्कवाद को सब्सक्राइब कर लीजिए।